हेलो हाय फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बढ़िया हो एंड दिस इज द फोर्थ सेशन ऑफ द सीरीज जहाँ पे कि हम इम्पोर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सीरीज और क्यों ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि देखो, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, मैं एक बार फिर से अपने को रिपीट कर देता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ। द सिंपल रीज़न इज दैट these law entrance examinations will try to see your awareness about कि लीगल फील्ड में क्या हो रहा है और आपको कितना पता है एज एन एस्पिरेंट जो एक लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिख रहा है। हाउ हाउ इंक्विजिटिव और हाउ अप टू डेट आर यू विद द प्रोफेशन और विद द फील्ड जिसमें आप जाना चाह रहे हो। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि 2022 में जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो एलेट हो, चाहे वो स्लैट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, आपको ये डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा। ठीक है। So my name is Vaibhav Prakash. I'm a National Law University Ranchi alumnus of 2011-2016 batch, and I started training when I was in my final year of law school. And in the last 5 years, I've successfully trained more than 2,000 plus students for various competitive law entrance examination. I'm a plus verified educator at Unacademy, और मैं अभी मास्टर स्कॉलर भी हूँ। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वेब प्रकाश अनअकैडमी लॉ। यहाँ पे आपको स्केड्यूल मिल सकता है एंड इट विल ऑलवेज हैव अ गुड ऑप्शन जहाँ पे टेलीग्राम इज अ फैसिलिटेटर जहाँ पे आप मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप ज़रूर कर सकते हो। ना बिफोर वी बिगिन, मैं आप लोगों को क्लैट अनअकैडमी के ना क्लैट के कुछ प्रोग्राम्स के फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। आप अनअकैडमी में दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक कुछ फ्री रिसोर्सेज होते हैं यूट्यूब पे, स्पेशल क्लासेस में, बट मोर देन दीज आपको प्लस क्लासेस में बहुत सारे क्लास कोर्सेज क्लासेस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। आप एक बैच ज्वाइन कर सकते हो, डेली क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं ना। आइकॉनिक में आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, और क्लास में प्रायोरिटी दी जाती है कि आप हैंड रेज करके बात कर सको। मेंटोरशिप में अगर आप बात करें तो स्टडी प्लान, डाउट सॉल्विंग, एग्जाम स्ट्रेटजी, है ना, वन ऑन वन अपने लैंग्वेज में बात कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज समथिंग विच हेल्प्स यू बी अप टू डेट, एंड आपको एक गाइडेंस मिलती है, एक हैंड होल्डिंग एक्सपीरियंस मिलता है। आप सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी का परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड विच इज़ VAI10, और इससे आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक रही बात सब्सक्रिप्शन लेने की, बैच ज्वाइन करने की, इट कैन कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कि आप कब एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो, तो इस अकॉर्डिंगली आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो खरीद सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और आप जानना चाहते हो, तो यू कैन कॉल अप ऑन दिस नंबर 7825860504। दिस इज माय अनअकैडमी टीम्स नंबर, दे विल हेल्प you out with this. Unacademy has also brought up a self-analysis series where different educators will be talking about different subjects कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। Multiple batches for CLAT 23 aspirants जो कि अभी स्टार्ट हुए हैं। CLAT 2022 aspirants के लिए बैचेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, और CLAT 24 स्टूडेंट्स के लिए बैच स्टार्ट हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म बैच है। ठीक है। तो आप इसको दैट वे यू कैन गो अहेड विथ यू नो ईदर ऑफ द बैच, जिसमें भी जो भी डिपेंड करता है कि आपको कब एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना है। ऑल्सो अनअकैडमी पे एक क्लैट कॉम्बैट टेस्ट हो रहा है 10 अप्रैल को, तो प्लीज़ उसको डेफिनेटली लिखना। डू टेक दिस टेस्ट, इट्स अ 60 मिनट टेस्ट, 50 क्वेश्चंस का। बहुत सारे फीचर्स अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। बेस्ट एडुकेटर से, NLU एलुमनाई से पढ़ने का मौका मिलता है, नेशनल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट वगैरह मिलते हैं। और क्लैट 22 एस्पिरेंट्स जिनको सिर्फ और सिर्फ अभी इस स्टेज पे सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, आपको अनअकैडमी एक लाइट सब्सक्रिप्शन दे रहा है 3 मंथ्स का और 1 मंथ का। 999 और 1999 में आपको ये लाइट सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलती है, क्लैट की लाइट सब्सक्रिप्शन जो है, आप इसको ले सकते हो। एंड डेफिनेटली प्लीज ये मॉक टेस्ट जो है उनको अटेंड करो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट्स जो कि क्रिएट किए गए हैं अनअकैडमी एजुकेटर्स के द्वारा, जिनकी डिफिकल्टी एग्जाम लेवल डिफिकल्टी से मिलेगी, एंड यू ऑल्सो हैव चांसेस टू विन सम अमेजिंग क्विज लाइक प्राइजेस।
और स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे प्लीज़ अटेंड करते रहें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, एंड जब भी क्लासेस शेड्यूल करूँगा यू विल गेट टू नो अबाउट इट। Now, the first topic that we are going to discuss in this video is the Krishna water dispute. ये क्यों कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है ये काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है बिटवीन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये काफ़ी पहले से चले आ रहा डिस्प्यूट है, बट द क्वेश्चन इज कि ये वापस से फोरफ्रंट पे क्यों आ गया अचानक से। तो हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपने को रिक्यूज कर लिया। रिक्यूजल का मतलब होता है अपने को हटा लेना, लाइक खुद से बेंच को छोड़ देना, राइट। तो दे सेड कि नहीं, देयर माइट बी सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए हम इस मैटर को नहीं सुनना चाहेंगे। इट इज़ बेटर दैट वी लीव दिस डिस्प्यूट, लाइक वी लीव, इट्स बेटर दैट हम नहीं सुने, सो दैट बाद में कोई जाके ये ना क्लेम करे कि देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ बायस इन्वॉल्व्ड। जजेस जो है वो बायस्ड थे, सो इसलिए 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने को रिक्यूज कर लिया फ्रॉम द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। क्योंकि उनका सिंपल सा रीजन था कि ये बाद में रेज नहीं होना चाहिए कि दे वर पार्शियल, क्योंकि वो उनके होम स्टेट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे। तो अगर मान लो मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मैं जज हूँ और मैं सुन रहा हूँ, तो आई विल ऑलवेज हैव दैट स्मॉल एलिमेंट ऑफ बायस टुवर्ड्स माय स्टेट, राइट। तो इसीलिए वो पार्शियलिटी वाला बाद में कोई रेज ना कर सके, इसीलिए उन्होंने कहा कि उससे बेटर है कि यू रिप्लेस मी विद सम अदर जज हु विल बी कंप्लीटली इम्पार्शियल। सो अगर कुछ की पॉइंटर्स देखें तो 2021 में आंध्र प्रदेश ने ये एलिगेशन लगाया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो आंध्र प्रदेश को उसका लेजिटिमेट शेयर ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन जो है वो नहीं दे रहा है, एंड वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये एलिगेशन 2021 में आंध्र प्रदेश ने लगाया तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर। सो ये जो श्रीशैलम रिजर्वॉयर है, द वाटर ऑफ श्रीशैलम रिजर्वॉयर, जो कि मेन स्टोरेज ऑफ रिवर वाटर है बिटवीन दीज 2 स्टेट्स, यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट का पॉइंट बन गया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो आंध्र प्रदेश ने प्रोटेस्ट किया कि आप जो श्रीशैलम रिजर्वॉयर का पावर जनरेशन के लिए वाटर यूज कर रहे हो, वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यू शुड बी शेयरिंग दैट वाटर विद आंध्र प्रदेश ऑल्सो। तो ये जो श्रीशैलम रिजर्वॉयर है वो कृष्णा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, एंड इट इज लोकेटेड इन द नल्लामाला हिल्स, ओके। एंड फर्दर कंटेंशन था कि तेलंगाना जो है वो रिफ्यूज कर रहा है उस डिसीजन को मानने से, जो कि एपेक्स काउंसिल, जो कि एपेक्स बॉडी जो है उसने लिया था, जो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के अंडर बनाई गई थी। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके ही तेलंगाना बनाया गया था, है ना, 2014 में। 2014 में थ्रू आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तेलंगाना वाज क्रिएटेड आफ्टर कार्विंग आउट अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो उसी के थ्रू एक एपेक्स काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उस लॉ के थ्रू, जहाँ से तेलंगाना का नया स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें कि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसने कि फिर फॉलोइंग डिसीजंस लिया कि इतना पानी जो है वो तेलंगाना यूज करेगा, इतना पानी जो आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा। तो उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, ऐसा एलिगेशन जो है वो आंध्र प्रदेश ने लगाया कि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसने जो डायरेक्शंस दिए थे, उस डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है तेलंगाना। Now, looking at some constitutional provisions, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, 2 स्टेट्स के बीच में जब भी कोई वाटर डिस्प्यूट होता है ना, तो उसका एडजुडिकेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये बताया जाता है आर्टिकल 262 में। सो इसमें पार्लियामेंट जो है वो लॉ के थ्रू एक एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट या कंप्लेन जो भी आती है, उसके लिए एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, एंड किस तरह से यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वाटर को कंट्रोल करना है, उस पर डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो थ्रू लॉ जो है वो बनाया जा सकता है। तो जैसा मैं आपको 2014 का भी बता रहा था, जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, वो यूपीए सेकेंड जो गवर्नमेंट थी बिफोर बीजेपी केम टू पावर, उसी समय पे ये बनाया गया था, ये लॉ बनाया गया था।
ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड जो है, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जो है, वो डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह से पानी का डिमार्केशन जो है वो करना है. So Parliament has enacted two laws in this. One is with respect to River Boards Act of 1956 and Interstate Water Disputes Act of 1956. तो रिवर बोर्ड्स एक्ट का जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिश करता है रिवर बोर्ड्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज को मैनेज किया जाता है. ठीक है. और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो एसेंशियली दो स्टेट्स के बीच में जब भी कोई वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उसके ऊपर प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं उसमें. ठीक है. So that was first event that we needed to cover. Now we come to the second one, which is with respect to suspension of MLA. So basically हुआ क्या है? Uh, Around 12 members of legislative assemblies from the Maharashtra Legislative Assembly सुप्रीम कोर्ट गए स्टेटिंग कि हमको 1 साल से ज़्यादा असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया है. तो सस्पेंशन का जो होता है वो स्पीकर के हाथ में होता है. सो स्पीकर ऑफ द हाउस जो होता है वो सस्पेंड कर सकते हैं एमपीज या एमएलएस को. तो यहाँ 12 MLAs were suspended by this Maharashtra Legislative Assembly. Now Supreme Court ने ये कहा कि on the face of it, on a primary looking at the issue, not completely delving and not completely dealing with the issue, अगर खाली ऊपर on the face of it भी अगर देखा जाए तो ये 1 साल तक का जो आपने complete suspension कर दिया that is unconstitutional, क्योंकि उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां से वो 12 मेंबर्स आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो रिप्रेजेंटेशन जीरो हो गया ना. अब वहां पे क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि वहां पे री इलेक्शन कराया जा सकता है बिकॉज दे हैव बीन सस्पेंडेड. उन्होंने सीट तो वेकेट की नहीं है, उन्हें निकाला गया नहीं है, उन्होंने चेंज नहीं की पार्टी या उन्होंने रिजाइन नहीं किया है. तो आप वहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस भी नहीं कर सकते. लेकिन 1 साल से वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो रिप्रेजेंट भी नहीं हो रही हैं, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस टू हैपन. तो ऑन द फेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो ये हुआ क्यों था? ये 12 MLAs को सस्पेंड किया क्यों गया था? तो बेसिकली उन लोगों ने कुछ मिसबिहेवियर किया था इन द असेंबली पर्टेनिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ डेटा रिगार्डिंग द अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के ऊपर. तो कुछ डेटा को डिस्क्लोज करते हुए जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए था, वहाँ पे कुछ मिसबिहेवियर हुआ एंड इन एमएलएस को उस ग्राउंड पे सस्पेंड कर दिया गया. सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका जो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में वो इस ग्राउंड पे है कि उन्हें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उस वो डिनाई किया गया है. So now the question becomes, what is principles of natural justice? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 2 एलिमेंट्स आते हैं. वन फर्स्ट एलिमेंट इज नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज. ठीक है. आप अपने ही डिस्प्यूट में जज नहीं बन सकते. दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑन द अदर हैंड इज दैट यू शुड हियर बोथ द साइड्स. So hearing both the sides becomes very very crucial as a principle of natural justice. तो अगर इन दो में से किसी को भी not a judge in own cause, in own matter लिख देते हैं, तुम लोग को याद रहेगा. तो ये प्लीज ये 2 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस याद रखना. ये लॉ स्कूल में भी काम आएगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये इस पे प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं. तो एसेंशियली अगर मैं ये देखूं और आपको बताऊं तो यही 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है. तो उनका चैलेंज जो था, उनका जो एलिगेशन है एमएलएस का, वो ये है कि बॉस हमको तो सुना ही नहीं आप लोगों ने, हमारे साइड को तो सुना ही नहीं गया. ठीक है, हमने मिसबिहेवियर किया होगा बट हु हैज हर्ड आवर साइड? एंड फॉर द लास्ट 1 year no one is hearing our side, which itself is wrong and which is violative of the principles of natural justice. So since they were not given an opportunity to present their case, ठीक है, तो इसीलिए कि भाई मुझे बोलने तो दो कि भाई मैंने क्यों ऐसा मिसबिहेवियर किया या कैसे मैं अपने को जस्टिफाई कर सकता हूँ. तो दैट इज देयर मेन कंटेंशन एंड दे आर सेइंग दैट दिस हैज वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो
तो आर्टिकल 14 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है विच एसेंशियली डील्स विथ राइट टू इक्वालिटी। सिमिलर सिचुएशन में आपको, अगर लोग सिमिलर सिचुएशन में सिचुएटेड हैं तो आपको लॉ जो है उनको इक्वली ही ट्रीट करेगा, उनको अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकता है। इक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स कैन बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है। सो अब लाइक अंबानी को और एक बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू कि अगर गवर्नमेंट कुछ राशन देना चाहती है तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, क्योंकि अंबानी को जरूरत नहीं है लेकिन उस बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन को जरूरत है, ठीक है। सो देयर मेन क्लेम वाज कि आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट हो रहा है। अगर महाराष्ट्र असेंबली का रूल 53 देखें तो वो ये कहता है कि स्पीकर कैन डायरेक्ट मेंबर्स जो कि रिफ्यूज करते हैं टू ओबे हिज डिसीजंस या जिनका कंडक्ट स्पीकर के ओपिनियन में डिसऑर्डरली होता है, उनको इमीडिएटली विड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम द असेंबली। तो ये बेसिक जो रूल है, इसी के बेसिस से स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने पावर डिराइव किया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। The member must absent himself during the remainder of the day's meeting, and should any member be ordered to withdraw for a second time in the same session, the speaker may direct the member to absent himself for any period not longer than the remainder of the session. So मतलब अगर ऐसा होता है तो अगर आपका ऑर्डरली, आप डिसऑर्डरली तरीके से बिहेव कर रहे हो तो आप उसको पूरे दिन के लिए आपको निकाला जा सकता है। अगर सेम सेशन में, मतलब अगर एक से फॉर एग्जांपल समर सेशन चल रहा है, बजट सेशन, समर सेशन कुछ भी चल रहा है, उस सेशन में दूसरी बार भी अगर आपको निकाला जाता है तो उस समय स्पीकर जो है वो ये कह सकता है कि आप पूरे सेशन तक, रिमाइंडर ऑफ द सेशन तक आप वापस नहीं आओगे। बट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉब्लम क्या हुई है कि 1 साल हो गया है इन लोगों को, और 1 साल में आपको 2 सेशन तो मिनिमम करना ही करना है। तो अगर मुझे एक सेशन में नहीं बुलाया गया, मान लो मुझे एक सेशन के लिए सस्पेंड किया भी गया, तो मुझे सेकंड सेशन में तो इनवाइट करना चाहिए ना, मुझे सेकंड सेशन तो अवार्ड लाइक देना ही चाहिए। सो दिस वाज द होल कंट्रोवर्सी व्हिच सुप्रीम कोर्ट विल वेरी सून रिजॉल्व। नाउ फॉर दिस सेशन हम लास्ट थर्ड इवेंट पे आते हैं व्हिच डील्स विद बोनाफाइड प्ली ऑफ जुवेनिलिटी। जुवेनाइल कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल को नहीं एज को रीच किए उन्हें जुवेनाइल कहते हैं। और जुवेनाइल्स के लिए, इन बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इसको जेजे एक्ट भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 जो है ये एक सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों है। इसका काम पनिश करना भी है उन बच्चों को जो क्राइम करते हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, और मोस्टली इनका काम ये भी है कि बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो कि डिविएंट हो चुके हैं, या फॉर दैट मैटर जिनका कोई भी नहीं है। तो बोथ एलिमेंट्स जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। सो रिसेंटली अभी ये क्यों हम लोग बात करें, अच्छा बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इन गुड फेथ, ठीक है। गुड फेथ प्ली ऑफ जुवेनिलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हियर किया जहां पे कि उसने एक अपील को डिसमिस कर दिया विच वाज चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आप जुवेनाइल होने का आर्ग्यूमेंट रेस करते हो, प्ली रेस करते हो, तो वो ट्रूथफुल मैनर में होना चाहिए और वो गुड फेथ में लिया जाना चाहिए। अगर आप मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहे हो जो कि डूबियस नेचर का है, जो कि गड़बड़ है, थोड़ा शेकी है, डाउटफुल नेचर का है, तो अगर उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करके आप कह रहे हो कि नहीं मेरा 18 ईयर्स नहीं हुआ है कंप्लीट, तो ऐसे में यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल, ठीक है, बिकॉज द कोर्ट्स विल हैव टू कीप इन माइंड, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आल्सो सेड। तो इसको चैलेंज किया अपील में, सुप्रीम कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सही बात कहा है कि अगर आप गड़बड़ डॉक्यूमेंट पे विच इज शेकी, जिस पे डाउट आ रहा है, आप ऐसे कोई रैंडम फेक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट लेके आ जाओगे जिसपे आप दिखा रहे हो कि आपका 18 ईयर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वी विल नॉट रिलाई अपॉन इट।
क्योंकि ये तो फिर गलत हो जाएगा ना अदरवाइज, क्योंकि ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, बच्चों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। इट इज नॉट कि आप इसका गलत फायदा उठाओ इस चीज का, ठीक है। तो अगर अंडर सेक्शन 7A ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें तो एक अक्यूज्ड बच्चा जो होता है, एक अक्यूज्ड जुवेनाइल जो होता है, ही कैन रेज दिस क्लेम ऑफ कि मैं जुवेनाइल हूं बिफोर एनी कोर्ट एट एनी स्टेज, इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा एज होता है लेस देन 18 ईयर्स, ये डिटरमाइन किया जाता है कि एट द ऑन द डे ऑफ ऑफेंस, ऑन द डे ऑफ योर ऑफेंस, क्या आप 18 ईयर से कम थे या नहीं थे। अगर आप ऑन द डे ऑफ योर ऑफेंस, ऑन द डे जिस दिन आपने ऑफेंस कमिट किया, उस दिन आप अगर 18 ईयर से कम थे, सो नो मैटर कि वो केस 5 साल चले, 6 साल चले, 10 साल चले, आप वो प्ली जो है कि जिस डेट को ये ऑफेंस हुआ था उस टाइम पे यार मेरी एज ना 18 से कम थी, इसीलिए मैं जुवेनाइल जुवेनाइल कंसिडर किया जाता हूँ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक्चुअली जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सी वन, आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट्स दैट हैपेंड, जिसमें से कि एक अक्यूज पर्सन जो है वो जुवेनाइल प्रूव हो गया था, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर पनिश किया गया। अब वो इतना हीनियस क्राइम था। अब इसका एक प्रॉब्लम क्या था ना कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में द मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जा सकती है वो 3 साल की दी जा सकती है, ठीक है। सो अब इस चीज का बेनिफिट उठाते हुए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमेशा आगे से ही चेंज होगा। तो ये जो निर्भया वाला जो अक्यूज पर्सन था वो तो 3 साल में छूट गया जो जुवेनाइल था, लेकिन उसके बाद ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया जहां पे ये कहा गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 आया, जहां पे ये बात कही गई कि अगर कोई भी जुवेनाइल बिटवीन 16 टू 18 ईयर्स का है, 16 टू 18 ईयर्स का अगर कोई जुवेनाइल है, कोई बच्चा है, एंड ही कमिट्स अ क्राइम जो कि 7 ईयर्स से ज्यादा के लिए पनिशेबल है, तो उस बच्चे को, क्योंकि वो स्टिल जुवेनाइल है एज अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट, लेकिन क्योंकि वो ही इज कमिटिंग एन अ क्राइम विच इज पनिशेबल ऑफ मोर देन 7 ईयर्स, सो ही शैल बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट, ठीक है। तो 16 टू 18 के होने के बावजूद आपको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम व्हिच इज पनिशेबल बाय मोर देन 7 ईयर्स, ठीक है। सो ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 में लेके आया गया। तो इससे ये थोड़ा सा क्रिमिनल रिफॉर्म जो है वो हुआ, जिससे कि ऐसे केसेस जहाँ पे बहुत हीनियस क्राइम करते हैं, जैसे निर्भया वाला इंसिडेंस हुआ था, अब वो तो यार बाकियों को तो फांसी हो गई, एक तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ही मर गया जेल में, बाकियों को फांसी हो गई, बट ये एक था जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बेनिफिट जो है वो मिल गया और वो 3 साल में छूट के बाहर आ चुका है। तो ऐसे केसेस में अब उसको एडल्ट तो ट्रीट नहीं कर सकते थे क्योंकि लॉ उस समय ये चीज़ अलाउ नहीं करता था, लेकिन अब आगे के लिए हमने अपनी गलतियों से सीखा एंड वी वर लाइक कि ये देखो ये चेंज जो है वो कर देना चाहिए। अगर कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये बेसिकली है रिहैबिलिटेट करने को यंग ऑफेंडर, जो यंग बच्चे होते हैं ना जो भटक जाते हैं, कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनको एक सेकेंड चांस देने के लिए, क्योंकि उनके पास पूरी लाइफ आगे पड़ी है, ठीक है। 15-16 साल के बच्चे, उनकी पूरा यूथ उनके सामने पड़ा है, उनको जेल में डाल के कोई पॉइंट नहीं बनता है। बेसिकली एसेंस ये है कि उनको रिहैबिलिटेट करो, उनको समझाओ कि देखो क्या आपकी गलती है और आपको क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हो तो आपकी क्या हालत होगी या क्या आपका what all things you are going to suffer in your life. The main reason for this protection is that a child's brain is not fully developed and they do not have a complete sense of what is right and what is wrong. Also, when parents are poor financially, या फिर अब्यूजिव होम होता है, वायलेंस एट होम होता है, पुअर पेरेंटिंग स्किल्स होती है, सिंगल पेरेंट होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, या अनसुपरवाइज्ड बच्चे होते हैं,
So all these things can happen. A child's mind is a very you know is a very productive as well as a very destructive mind. तो इसीलिए they can get easily influenced by news, movies, web series, social media, है ना, lack of education. तो ये सब को देख के वो बहुत जल्दी attract हो जाते हैं and they might indulge in criminal activities for the sake of thrill and fun, which is essentially wrong. So इसीलिए the idea is to rehabilitate them so that उनको समझ में आए गलती and they do not repeat the same thing, and if they do then of course the criminal law is there to punish them uh, for the next course of action. So after the independence of India, Constitution ने fundamental rights and directive principles of state policy के through कई सारे provisions दिए थे in order to protect and develop children. So Juvenile Justice Act is one step ahead in that direction itself. So with this we come to end of all the three topics that we wanted to discuss. I hope आपको समझ में आया होगा. If in case you have any questions, feel free to get in touch with me over Telegram. And thank you so very much. Wish you all the very best. And don't forget to subscribe to Unacademy Law and do like and share this video. On this note, this is Vaibhav Prakash signing off. Thank you. Bye bye.